देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। कहने को तो अन्नदाता हैं, लेकिन शायद सियासत को इनसे सिर्फ मुनाफे का नाता है। किसानों के लिए लाए गए कानून का खौफ कहें या अपनी बदकिस्मती पर पूरा यकीन, हल चलाने वाले हाथों ने हथियार उठा लिए हैं। लोकतंत्र के मंदिर से कहने को तो किसानों की किस्मत संवारने का कानून आया, लेकिन किसान मायूस हैं। अन्नदाता हलकान है, वो पूछ रहा है कई सवाल ये कि देश से मन की बात करने वाले किसानों के दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहे। सवाल ये कि क्या सियासत का नाता किसानों से सिर्फ वोटों की फसल काटने तक ही है। सवाल ये भी कि क्या प्रधान सेवक का ये फर्ज नहीं कि अगर किसान गलत रास्ते पर हैं तो उन्हें सही ट्रैक पर लाएं। सवाल ये कि क्या ट्वीट करने भर से किसानों के मन का भरम मिट जाएगा। सवाल ये कि क्या किसान ट्विटर और सोशल मीडिया से अपनी समस्या का हल निकाल पाएगा। सवाल ये भी है कि क्या किसान सिर्फ कहने भर को इंसानियत का पेट भरने वाला भगवान है। आज के मुद्दे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे इन्हीं सवालों की मंजिलों को। केंद्र सरकार ने बिना विचार किए कृषि विधेयकों को संसद में पारित किया, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो कानून में तब्दील हो गए। वहीं एक खास बात यह है कि कृषि बिल के विरोध को लेकर 18 विपक्षी दल और 31 किसान संगठनों ने अपनी एकजुटता दिखाई, जिसका नमूना पूरा देश देख रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन इतने उग्र हो गए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राजपथ पर एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे कांग्रेस का नाटक करार दिया। आज तक जनता ने आंदोलन देखे, लेकिन ट्रक में से ट्रैक्टर लाकर वो इंडिया गेट के पास जलाना, यह कांग्रेस का नाटक है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया और ट्वीट करते हुए नए कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बता डाला। राहुल ने ट्वीट में लिखा कि कृषि कानून हमारे किसानों के लिए मौत की सजा है। उनकी आवाज संसद के अंदर और बाहर कुचल दी गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। दूसरी तरफ कर्नाटक में किसान संगठनों ने आज बंद बुलाया। बवाल की आशंका को देखते हुए कई जिलों में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए हानिकारक है। हमारी रोजी रोटी पर हमला बोलकर, हमारे खेत और खलिहान पर हमला बोलकर, हमारी हरित क्रांति पर हमला बोलकर, खेती को चंद पूंजीपतियों की जोड़ी पर सिक्कों की खनक में बेचकर मोदी जी क्या समझते हैं कि वो इस देश के 62 करोड़ किसान मजदूर को दबा सकते हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह विधायक और मंत्रियों के साथ भगत सिंह की जन्मस्थली पर धरने पर बैठ गए। वो इस बात से नाराज हैं कि कृषि कानून बिना पूछे और बात किए पारित कर दिया गया, जिसके बाद अब अमरिंदर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कल नूं असीं साडे वकील आ रहे ने, वी आर गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। की लेके जावांगे वो तुहानूं पता लग जूगा, बट वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस साडा एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। वो साडा फैसला सी अंडर द एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ने साढ़े को दी सी और ये बगैर सानू पूछे ये करना, ये दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो करना हुई है। विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ विरोध प्रदर्शन से जनता समझ जाएगी कि कृषि कानून गलत है। विपक्षी पार्टियों ने भले ही एकजुटता दिखाई है, जो कि वर्तमान में एक दुर्लभ घटना है, लेकिन क्या वो एकजुट रह पाएंगे, कारगर साबित हो पाएंगे और एक जन आंदोलन खड़ा कर पाएंगे। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। तो ऐसे में आज का हमारा सवाल ये है, पहला सवाल ये कि सरकार को कृषि कानून बनाने की जल्दबाजी क्यों थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि कृषि बिल को लेकर किसानों को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया, इसीलिए हंगामा हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि विपक्ष के हंगामे से क्या कुछ बदलेगा।
इसके अलावा सवाल ये कि क्या सरकार कृषि कानून पर यू टर्न लेगी। और चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कुमार अशोक पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल बोपराई जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आदिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपाल जाट राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रामपाल जाट जी आपका ही रुख करते हैं। जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लग रहा है कि वाकई किसान ये विपक्ष के कहने पर चल रहा है या ये वाकई किसानों का दर्द है जो अब राजनीति में तब्दील होता जा रहा है? रूपाली जी बोलिए। ये जो 5 जून को अध्यादेश लेकर आई भारत सरकार, हमने एक सप्ताह में स्टडी करके 14 जून को पहला पत्र लिख दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। जब उन्होंने उस पत्र का उत्तर नहीं दिया, उसके बाद में 21 जुलाई को हमने स्मरण पत्र चेतावनी के साथ दिया कि यदि आपने किसानों की नहीं सुनी तो देश भर में किसान को आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा, कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए उतरना पड़ेगा। उसके उपरांत भी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया तो देश भर में किसान आंदोलन शुरू हो गए और ये जितने भी विपक्षी दल है ये जुड़े किसान आंदोलन शुरू हो गया उसके बाद में। इसलिए विपक्षी दलों का तो धर्म है कि वो हर इश्यू पे अपना स्टैंड क्लियर करे, इसलिए वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। ये मूलतः आंदोलन किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन ये जन आंदोलन बन रहा है। इसलिए चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बाकी सेक्शन हो, सब उसमें के साथ इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, इस आंदोलन में आ रहे हैं। बिल्कुल अशोक पांडे जी, ठीक है सर आऊंगे आपके पास। अशोक पांडे जी, ये जन आंदोलन बन रहा है, उसके बावजूद आप ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है? देखिए, झूठ और फरेब पर टिका हुआ विपक्ष और कांग्रेस ये जनता को, देश को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह करने वाले लोग और झूठ और फरेब पे टिके हुए लोग कभी भी जन आंदोलन का रूप नहीं ले सकते। मतलब ये जो किसान हैं वो बैठे वो झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ किसान और देश को समर्पित नहीं, जो हमारे साथ जुड़े हैं वो तो किसी राजनीति से नहीं है। पूरी बात कर लूं, एक मिनट, मेरा सवाल ये है, मैं अपनी दीपाली जी पूरी बात कर लूं, आपकी बात का उत्तर उसी में आ जाएगा। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो देश को समर्पित है, किसान को समर्पित है। अब आप पहला सवाल करिए, जब इस देश में 2014 में बागडोर संभाली, उस समय पर यूरिया को लेकर के लाठी खाने की बात कौन करता था और यूरिया कहां से आती थी? उस यूरिया का समाधान किसने निकाला? नरेंद्र मोदी ने। एमएसपी को किसने बढ़ाया? नरेंद्र मोदी ने। किसान सम्मान निधि 94 हजार करोड़ रुपए खातों में किसने डलवाए? नरेंद्र मोदी ने। और आज जो चाहे वो जो इनका जो बीमा था, फसल बीमा योजना, उसको लागू किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और आज जो इतने वर्षों से इस संगठन की मांग थी कि किसान को ये किया जाए, तो मैं आपसे कह सकता हूं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, तो ये सामंती प्रथा का समापन का श्रेय पूरे तौर पर भाई नरेंद्र मोदी को जाएगा। और इसका इतिहास साक्षी है। ये विपक्ष वाले सीएए पर नाटक कर चुके हैं, ये इसी तरह से 370 पे नाटक कर चुके हैं, ये इसी तरीके से हो हल्ला राफेल में मचा चुके हैं, ये इसी तरीके से सामंती प्रथा थी जिसे खत्म किया गया है, ये झूठ पर हंगामा खड़ा करते हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास, जवाब लेते हैं। आदिल हंगामा खड़ा करते हैं। आदिल, सामंती प्रथा को खत्म किया है इन्होंने। दीपाली जी, आज हर किसान के जबान पर यही शब्द है और यही नारा है कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी के पास कंगना के लिए समय है, भारतीय जनता पार्टी के पास बॉलीवुड के लिए समय है, पर भारतीय जनता पार्टी के पास किसान के लिए समय नहीं है। 60 करोड़ किसान के लिए समय नहीं है। जब हमारे किसान भाइयों को, लाखों किसान भाइयों को डंडे मारे थे, लाठी मारे थे, ये पिपली के पास 2 हफ्ते पहले, तब नरेंद्र मोदी जी के पास मन की बात के लिए समय नहीं आया। आज जब किसान, मजदूर और विपक्ष की पार्टियां, और केवल विपक्ष की पार्टियां नहीं, अभी मैं पांडे जी को सुन रहा था, अकाली दल इनके ओल्डेस्ट एलाय हैं। अकाली दल कोई विपक्ष की पार्टी नहीं थी पांडे जी,
अकाली दल के फाउंडिंग मेंबर प्रकाश सिंह बादल एनडीए के भी फाउंडिंग मेंबर रहे हुए हैं और वो आज आके कह रहे हैं कि किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी। ये हकीकत है। अब मुद्दे पे आता हूं, ये क्या सिलसिला और ये मसला क्या है। दीपाली जी, भारतीय जनता पार्टी को केवल अडानी और अंबानी का भला चाहिए, देश के आम नागरिक का भला नहीं चाहिए। किसान इनको नोट नहीं दे सकता, अंबानी और अडानी इन्हें नोट दे सकते हैं। इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल को प्राइवेटाइज और कॉर्पोरेटाइज करने का ये मंसूबा है। अब इससे क्या होगा, मैं आपको जियो का उदाहरण देता हूँ, ये सबको आपके दर्शकों को भी पता होगा। ठीक है अदिल जी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ एक बार मैं कपिश जी के पास भी चल जाऊँ, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे तो आप विस्तार से बात करेगा। कपिश जी, ये तो आप पर भी आरोप लग रहे हैं। जवाब देना चाहूंगा दीपाली जी। अशोक जी जवाब दीजिएगा। एक मिनट में कपिश जी के पास चले जाऊँ। जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल, मेरे पास समय अभी और भी है। ये कि किसान को खत्म करने के ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। कपिश जी, आज तो सपा भी सड़कों पर उतरी, इसका मतलब सपा भी राजनीति कर रही है, किसानों के साथ नहीं। ठीक है, आएंगे आदिल जी। कपिश जी। दीपाली जी, सबसे पहली चीज ये है कि राजनीति अगर सकारात्मक होती है तो वो देश की प्रगति के लिए होती है। हम उन समस्याओं के साथ खड़े हैं जो वास्तव में देश की समस्या है। अगर आज किसान के लिए जो बिल हमारी नरेंद्र मोदी सरकार आज लाई है और पीठ ठोक करके कह रही है कि ये किसान के लिए है, किसानों के लिए है, तो आप किसान के लिए और किसानों के लिए अगर आप लेके आए तो उनको क्यों नहीं समझा पा रहे? पहली चीज। दूसरी चीज दीपाली जी, मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में ही ये कृषि पे अध्यादेश क्यों लाया? उस समय आखिर कौन सी इतनी जल्दीबाजी पड़ी हुई थी? वो ये जानते थे कि कोरोना काल है, अध्यादेश लाएंगे, लोग तो कोरोना में परेशान हैं, 500 पे लॉकडाउन लगवा दिया था। और देखिए इस देश की क्या विडंबना है कि जो किसान 4% की जीडीपी आपकी बचा के रखा, जो -23.9% चली गई, वो -27 से भी ऊपर जाती। तो आपने उसका क्या परिणाम दिया? आपने किसान संगठनों से कोई बातचीत नहीं की, उनके प्रतिनिधियों से कोई राय नहीं लिया, आपने राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया। आप एक विधेयक लेकर के आए और तानाशाही पूर्वक उसको पास करा लिया। ना मतदान कराया, ना मत विभाजन कराया, और आपने सिरे एक फरमान सब दिया। बिल्कुल, और वह सबसे बड़ी बात जो 65% गरीबी रेखा के नीचे आते हैं किसान, और दोगुनी करने की बात की गई थी, उसके बावजूद आज किसान सड़कों पर है, उनकी सुनी नहीं जा रही। इस पर आगे चर्चा करेंगे। सभी मेहमान बने हुए हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। बिल्कुल, सीधे रुक करते हैं अशोक पांडे का। अशोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद फिर हम आगे का रुख करते हैं। अशोक पांडे बोलिए। मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूं और आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे जुड़े हुए सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि आप लोग पहले अपने किसान बिल को ठीक से पढ़िए और किसी के भ्रम में मत जाइए। आप खुद समझेंगे, जैसे जीएसटी पर इन्होंने हो हल्ला मचाया, जैसे इन्होंने सीए पर हो हल्ला मचाया, जैसे इन्होंने नोटबंदी पे हो हल्ला मचाया, जो नोटबंदी पे फटी हुई जेब दिखाते थे, आज वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका इलाज कराते हैं, पैसे उनकी जेब में आ गए। तो जिस तरह से इन्होंने भ्रम फैलाया, अब आने वाले समय में आपके सामने किसान बिल भी हितैषी होगा। ये मोदी आपके हितैषी हैं, मोदी आपके साथ बाकी किसानों को छोड़ दीजिए। यही कांग्रेस थी, एक मिनट जरा रुकिए, एक मिनट जरा रुकिए। रामपाल जाट जी को लेकर आइए। रामपाल जी, कांग्रेस कहती थी कि इनकी बातों से जरा समझ, आप एग्री हो रहे हैं? पहुंचता है।
ठीक है, आप किसी को मत समझाइए। अशोक जी 1 मिनट में 1 सेकंड मेरी बात सुनिए, आप किसी को मत समझाइए। अशोक जी मेरी बात सुनिए जरा 1 सेकंड। खाते में आज 85 रुपए कमाने वाले जो किया है वो किया, छोड़िए, मैं पुरानी बात कर ही नहीं रही। अभी जिसमें किसान आंदोलन कर रहे हैं ये उनकी परेशानी। अशोक जी आप रहिए और को दबाया नहीं जा सकता। 1 मिनट आदिल जी मैं आऊंगी, जरा ये बोल रहे हैं ना कि किसानों को समझना होगा। हाँ ठीक है, फरेब की राजनीति कब तक चलेगी? नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ दीपाली जी, अगर एक उद्योगी एक श्रमिक खत्म कर दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ आदिल से, ये आदिल जी हमको बताएं, अंबानी को आदिल जी हमको बताइए। कीजिए पांडे साहब, आदिल जी तो बाद में बताएंगे। जरा म्यूट करिए सबको, रामपाल जी से बात करना है मुझे। रामपाल जी आप संतुष्ट हो रहे हैं क्या इनके सवालों से? ये जो जवाब आपको दे रहे हैं, अपने समान अगर फसल किसान उगाता है, नहीं मैं कहता हूँ अगर फसल किसान उगाता है तो बेचने का हक किसको होना चाहिए? अशोक जी जरा आप जरा मेरी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे जरा? आपने बहुत बोला। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ रामपाल जी हैं, आप उनको समझा दीजिए, उनको जो आपत्ति है आप उनको जरा संतुष्ट करिए। बाकी किसान तो बात की बात है, आप समझाइए। आप कोई विपक्ष नहीं बोलेगा इसमें। बोलिए रामपाल जी, क्या आप इनकी बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? रामपाल जी मैं रामपाल जी ये जानना चाह रहा हूँ कि जो किसान फसल पैदा करता है उसको बेचने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उससे ध्यान आ जाएगा कि ये किस ढंग से काम कर रहे हैं। जो किसान सियासत आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। मैं ये कहना चाहूंगा, हम तो छोटी सी बात चाह रहे हैं। यदि भाजपा सरकार माननीय मोदी जी कर सकें तो हम सोचेंगे बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया। इन सारे बिलों में, इन सारे कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीद शुरू कर दो और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीद हो तो उसको दंडनीय अपराध बना दो। हिंदुस्तान का किसान आपके साथ खड़ा मिलेगा। छोटा सा काम बता रहे हम, तो बड़ा भी नहीं बता रहे। नहीं, और ये तो इसलिए कह बता रहे रहे हैं हैं रामपाल जी, आपको जवाब बता रहा हूं। रामपाल जी तो कह रहे हैं आपने कानून ही नहीं पढ़ा है। और मक्का बिक रहा है रामपाल जी जवाब सुन लीजिए। रामपाल जी पहले जवाब तो सुन लीजिए। आप तो वही बोल रहे हैं जो बिल में है। ये तो बिल में है। बिल आपको अपनी फसल बेचने का हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अध्ययन किया है पूरे बिल का, मैंने खूब पढ़ा है। मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, खोला है। मैं किसान हूँ और मैं किसानी करता हूँ, अपने हाथ से खेती करता हूँ। मैंने आपसे कहा है, लेकिन अभी आप अभी किसान हो चुके, आप गिरवी हो और जो आपकी सरकार कहेगी नहीं गिरवी नहीं है। केवल आप नगाड़ा बजाने वाले बन गए। मैं गिरवी नहीं हूँ, आप न्याय बुद्धि से बोलोगे हमारे साथ होगे। मैं किसान आप अभी न्याय बुद्धि से नहीं बोल रहे। मैं आप बिल्कुल नहीं, केवल और केवल आपके ऊपर सरकार को डिफेंड करना है, इसमें लगे हुए। और दो आदमी ऐसे होते हैं, सवाल पूछ या रहा तो हूं कि किसी के हमको मन में मूल्य डर मिलना चाहिए कि हो नहीं? वो ऐसा करता है, या किसी को प्राप्त करने की आशा हो इधर की वो बात ऐसा करिए। करता है। बताइए, मुझे लगता है मूल्य मिलना चाहिए कि दोनों नहीं? में से जो किसान होता है चल रहे हो, आवाज आशा में बोल रहे मुझे हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा तो दर्शकों को भी नहीं आ रहा था। 1 सेकंड अशोक जी, 1 सेकंड थोड़ा शांति से। उगाने वाले को फसल बेचने का अधिकार क्यों नहीं हो? फसल बेचने वाले को, फसल उगाने वाले को फसल बेचने का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? अशोक जी 1 सेकंड, जितने अच्छे से आप यहाँ समझा रहे हैं, अगर ऐसे समझा लिया होता पहले तो आज शायद किसान सड़कों पे ना होते। खैर 1 मिनट, मेरे पास और भी मेहमान हैं। मलेशिया में बिक रहा है। अशोक जी मेरे साथ और भी मेहमान है। आदिल जी मोदी की देन है, क्योंकि आज सब्जी और फल बिक रही है मंडी परिषद में। जो मंडी बिचौलिया थी उस बिचौलियों को हमने खत्म किया है और बिचौलिया रो रहे हैं। तो सिद्ध करना है कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, इसलिए इनकी पार्टी में इनको सिद्ध करना है ये बिचौलिए रो रहे हैं, प्राप्त करने योग्य हैं। अरे 1 सेकंड, अब जरा आदिल जी मेरा सवाल ये भी है, सबसे बड़े बिचौलिए तो आप हो भाई। रामपाल जी 1 सेकंड, अब मैं जरा आदिल जी ये बात आ रही है, वो बिचौलिए रो रहे हैं। बिना गाली गलौज के मुद्दों पे बहस करो अशोक जी। आप मुद्दों पे नहीं आ रहे, मुद्दों से बाहर जा रहे हो। भाई हमने जनधन खाते में, अब पैसा खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं
अब जरा हम शांत आपसे पूछ रहे हैं इस कि बिल पर पैसा बहस खाते में जा रहा है कि नहीं जा रहा और है? रामपाल जी एक मिनट शांत होइए। बस बहुत हो गई बहस, बहुत हो गया चिल्लम चिल्ला। बस एक सम्मान निधि सेकंड। मिल रही है कि नहीं मिल रही है? अरे अशोक जी शांत होइए एक मिनट, मैं बार बार कह रही हूँ निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप लोग चुप ही नहीं होंगे तो डिबेट हो नहीं पाएगी। आप लोग चुप नहीं होंगे तो डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। उठाकर बेच रहे हैं, मैं अभी यहीं पर खत्म कर दूंगी इसको। उठाकर बेच रहे हैं, कहाँ बात कर रहे अगर हो? पैसा खाते में जा रहा है तो बिचौलिया कहाँ है? अब वो बिचौलिया ही तो रो रहे हैं, बिचौलिया अल्लाह बचा रहे हैं। म्यूट करिए अशोक जी को। और फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आदिल जी मेरा सवाल ये है कि कृषि का जो बिल होता है ये राज्यों पर भी बहुत आधारित होता है और अभी खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी ने कहा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो से मोदी सरकार द्वारा पास किसानों से संबंधित कानूनों को खारिज करने के लिए अपना कानून बनाने के लिए कहा है। क्या ऐसा होगा जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है? देखिए दीपाली जी, पांडे साहब को शायद संविधान की ज्ञान कम है। जहां तक एग्रीकल्चर और मार्केट्स होता है, ये संविधान के लिस्ट 2 में आता है जिसे स्टेट लिस्ट कहते हैं। नहीं, ये आपकी तरफ से खबर आई है, ये कहीं कांग्रेस से आ रही है। आप ज्यादा उसको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको इसको लीगल बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। एग्रीकल्चर और मार्केट होता है, ये लिस्ट 2 ऑफ द 7 शेड्यूल के नीचे आता है, जिसका ये मतलब है कि केवल स्टेट लेजिस्लेचर्स इस पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं पांडे जी को सुन रहा था, ये दुविधा क्या है, जो किसान जथेबंदियां हैं वो क्या क्या कह रही हैं और उनके क्या गिला शिकवा है, वो ये है कि जब एक मार्जिनल फार्मर होता है, 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान होता है, वो जब नेगोशिएट करेगा एक बड़े उद्योगपति के साथ, अडानी के साथ, अंबानी के साथ, तो वो कैसे नेगोशिएट कर पाएगा? एक बारी अडानी अंबानी ने, जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर को मोनोपोलाइज कर लिया है, जब अडानी और अंबानियों ने एग्रीकल्चर मार्केट को कैपिटलाइज और मोनोपोलाइज कर लिया, उसके बाद प्रेडेटरी प्राइसिंग चलेगी। यही तो दुविधा है और इसीलिए हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि जब आप मंडी के बाहर कोई सेल ट्रांजैक्शन होती है तो उस सेल ट्रांजैक्शन को मिनिमम फ्लोर प्राइस है वो एमएसपी के ऊपर हो। ये है हमारी डिमांड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब तो कानून बन गया है, अब क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये कानून को वापस लेना पड़ेगा। 60 करोड़ किसान सड़क पर आ चुका है। 60 करोड़ किसान का आप निवाला उनके पेट से, उनके मुंह से छीनना चाहते हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। किसान कैसे ये से अलाउ करेगा? भारतीय जनता पार्टी जैसे कहते हैं, फॉर दी अडानीज, बाय दी अडानीज एंड ऑफ दी अडानीज। और मैं आपसे जानना चाहता हूं दीपाली जी, जब किसान का मुद्दा है, किसान से चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसान से वार्ता नहीं करनी चाहिए, बिल से पहले नहीं वार्ता करनी चाहिए? ये तो सभी कह रहे हैं, इनके एलाय कह रहे हैं, नीतीश कुमार ने भी ये कहा है। आप समझते हैं जैसे इन्होंने नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है, नरेंद्र मोदी की अगर कोई देन है तो -24% जीडीपी देन। कपिल जी, इससे उत्तर प्रदेश के किसानों का कितना बुरा हाल होगा? क्योंकि बाकी किसानों का तो देखा, बाकी राज्यों में तो थोड़ा किसानों की स्थिति फिर भी बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जो किसानों की, अगर हम वेस्ट छोड़ दें, बाकी जगह पर किसानों की स्थिति बहुत ही ठीक नहीं है। ऐसे में कितना असर पड़ेगा और क्यों नहीं समझना चाह रही है सरकार? देखिए, सरकार इसलिए नहीं समझना चाह रही है कि ये चंद चुनिंदा पूंजीपतियों की सरकार है। आप देखी होंगी कि -23.9% की जीडीपी देने के बाद ये देश जो है, देश के 3 लोग, अडानी, अंबानी और जतिन शाह यानी अमित शाह जी के पुत्र, इनकी कंपनियां बहुत से लाभ में गईं। यहां तक कि अंबानी जी तो 10वें पायदान से कूद के 4थे पायदान पे आ गए हैं इस कोरोना काल में पूरे विश्व के अंदर। तो आप सोचिए कि जब देश तबाह हो रहा हो और देश के 3 उद्योगपति अमीर हो रहे हो तो देश का पैसा कहां जा रहा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह भी सोच लीजिए कि 6 वर्ष के शासनकाल में जिसने 800 करोड़ रुपए का महल दिल्ली के अंदर अपने कार्यालय का खड़ा कर लिया हो, 300 जगहों पर इन्होंने रीजनल कार्यालय और जिला कार्यालय दे लिए हो और आज विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन करके बैठी हो, तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने ये पैसा कहां से लूटा होगा। कहने की जरूरत नहीं। जो बैंकों का एकीकरण हुआ वो भी उसका कारण है कि जो गुजरात बेस्ड बैंक थे वो 15% से ज्यादा के एनपीए हुए, 24% तक बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ, जिसके वजह से इनको एकीकरण करना पड़ा और उसको फिर से क्या ये राज्य कुछ राहत दे सकते हैं? राज्य सरकारें कुछ राहत दे सकते हैं? देखिए, राज्य सरकारें बिल्कुल राहत देंगी और हम समझते हैं जहां इनकी सरकारें नहीं है वही देंगी।
मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आप अगर हृदय से साफ मन से लाए होते इस चीज को और आपने केवल एमएसपी पे को उसमें लिख दिया होता कि एमएसपी के नीचे कोई बात नहीं होगी, और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं चल रही है, जो 2013 से चल रही है। लेकिन बावजूद उसके मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका भी लेकर के आप आ गए होते कि एमएसपी हम कम से कम इतना समर्थन मूल्य के आगे ही व्यापारी बात कर सकता है। 86% छोटे हमारे यहाँ किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ और 3 एकड़ की खेतियां हैं, वो कैसे करेंगे? दूसरी जो बहुत बड़ी चीज आपको कहने जा रहे हैं दीपाली जी, बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इस सरकार ने छुपा के एक अस्त्र मारा है जिससे पूरा देश तबाह हो जाएगा, वो है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इन्होंने संशोधन करके ये कर दिया कि अब व्यापारी जो है अपना भंडारण करेगा और केवल 2 परिस्थितियों में, जबकि ये देश युद्धरत होगा अथवा किसी आपदा काल से गुजरेगा तो वो भंडारण नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि जो बड़े व्यापारी जो बड़ी कंपनियां वॉलमार्ट तरह की चीजें आएंगी और वो वॉलमार्ट आने के बाद जो है पूरा डंपिंग करेंगे यहाँ। ठीक है सर, लौटेंगे इस पर चर्चा करेंगे, आगे जवाब लेंगे अशोक जी से जवाब लेंगे इसका। लौटते हैं फौरन, सभी मेहमान बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जो बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कपिश जी कि असीमित भंडारण की जो सुविधा है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में जाती दिख रही है, ये आशंका जताई जा रही है जिसकी वजह से किसान घबराया हुआ है। और ऊपर से यहाँ पर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से अलग कर दिया गया है, चाहे वो आलू प्याज और दालें हैं, उसके बाद से दालों की जो कीमतें बढ़ रही हैं। और ऐसे में अब अशोक जी क्या कहेंगे आप? यहाँ पर वैसे ही जो आलू प्याज दालों को हटा दिया गया है आपने, असीमित भंडारण हो जाएगा, वो भी अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में डालने की कोशिश करेंगे तो फिर किसान जाएगा कहाँ? है आपके पास जवाब? अच्छी बात आपने दीपाली जी, हाँ दीपाली जी इसके लिए स्पष्ट कानून क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल किया है और यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2007 में रंगराजन रिपोर्ट बनाई गई थी और उसकी जांच मनमोहन सिंह ने ही करवाया था। मनमोहन सिंह ने उस कमेटी को बनाया था और उस कमेटी के बनने के बाद जो किसानों की समस्या थी उसके मूलभूत रखते हुए एक लंबे समय तक इस पर जांच चली और उसमें कमेटी बना करके जो उनकी किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात हुई। लेकिन कुछ घरानों के दबाव में मनमोहन सिंह उसको लागू नहीं कर पाए थे। और वो घराने कौन हैं? उन्हीं घरानों के कहने पर आज विपक्ष वहां खड़ा हुआ है। ये बिल्कुल अच्छी और सही बात है। बताइए जो कौन है लोकतंत्र था, बताइए जो यहाँ का एक नया बिल जब यहाँ पर डिबेट हो रही है तो बताइए, फिर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा ना। मुझे ये समझ में नहीं आता अशोक जी, बार बार पुराने भी क्यों चले जाते हैं, आप अभी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं अभी की बात कर रहा हूं, वो आज वही घराने, चाहे वो पंजाब के घराने हो, चाहे वो महाराष्ट्र के घराने हो, चाहे वो कहीं के भी घराने हो, वो घराने आज सब किसानों को बजा रहे हैं। अगर 2014 में माननीय मोदी जी ने, कपिश जी मैं पुरानी बात करूंगा तो ये मुलायम सिंह जी ट्रक, मुलायम सिंह के गरीबों के लदे हुए ट्रक बांग्लादेश जाते थे और ये पीआईएल हुई है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, अभी भी लंबित है कि मुलायम सिंह जी के ट्रक लद करके बांग्लादेश तक जाते थे और ये गरीबों का अनाज बेचने वाले लोग हैं। आज गरीबों का अनाज बेचने वाले लोग किसान के हितैषी कैसे हो गए? यूरिया का ब्लैकमेल करने वाले लोग, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग कैसे आज यहाँ हो गए? ये ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग आज कैसे हो गए? ये ब्लैक मार्केटिंग करते रहे यूरिया की, ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं अनाज की, गरीबों के हक का अनाज बांग्लादेश बेच रहे थे, उसका एफआईआर हुई है, मुकदमा चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए गूगल पे, आप गूगल पे चेक करिए कि क्या चल रहा है। आज ये लोग हितैषी बने घूम रहे हैं,
इसीलिए आज इनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। बात नहीं करनी है। आपको अगर विधेयक लाना था, आप किसान से विधेयक क्यों नहीं पूछते कि आप उसकी समस्या क्यों नहीं पूछते? आप ये नया किसान बिल, क्यों नहीं तय ये करेगा? नया किसान बिल अराजकता के खिलाफ है, ये नया किसान बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी, वो कोई व्यापारी क्यों तय ये करेगा? वही भ्रष्टाचारी अत्याचारी लोग हैं जो आज किसान बिल के हितैषी बने हुए घूम रहे हैं। ये किसानों के हितैषी कभी नहीं रहे, ये कभी किसानों को हितैषी नहीं रहे। इसमें लेफ्टिस्ट और कांग्रेस, ये इनकी सारी खेती खत्म हो गई है, इनकी सारी खेती समाप्त हो गई है। ये वो लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है और ये अनाज का सौदा करते हैं, ये अनाज के सौदागर हैं, ये गरीबों के सौदागर हैं। मैं आज पूछना चाहता हूँ दीपाली जी, आज 4 तरह के मजदूर, किसान का मजदूर अलग होगा, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये बेईमान लोग हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, जिन्होंने देश को लूटा है, प्रदेश को लूटा है। ये लोग किसान की बात कर रहे हैं। कपिश जी और अशोक जी, ये लोग किस मुंह से किसान की बात कर रहे हैं? ठीक है, इनका रिकॉर्ड चेक करिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ दीपाली जी, अगर किसान खेत में काम करने वाला मजदूर अलग होगा, श्रमिक का काम करने वाला मजदूर अलग होगा, इन्होंने मजदूरों को भी 4 वर्ग में बांटा, इन्होंने मजदूरों को भी 4 वर्ग में बांटा, मजदूरों को 4 वर्ग में तुमने क्यों बांटा? मजदूर तो मजदूर होता है, हर गरीब की एक समस्या होती है, आपने गरीबी को अलग क्यों बांटा? आपने गरीब की रोटी छीनी है, आपने गरीब की थाली से रोटी छीनी है, और आज भी आप किसान को उसका हक नहीं देना चाहते हैं। किसान को उसका हक मिलना चाहिए। बस हो गया, आपने कह दिया। आप 1 मिनट, आपने उनकी किसानी छीनने किसान का को काम उसका किया हक मिलना है। चाहिए। आपने सम्मान निधि नहीं दी है, आपने झूठ किसान बोलने को का काम साथ किया किसको है। सम्मान निधि दी, कांग्रेस की तो किसने खेती किसका खत्म हो भला गई है। किया, ये तो नहीं पता, लेकिन किसान की हालत अभी भी वही की वही है जैसा पहले था। किसान की सुनने वाला कोई नहीं। यहाँ पर राजनीति करना बंद करिए। 1 मिनट, 500 रुपए की सम्मान अरे निधि बस नहीं 1 देता सेकंड है वो। कपिश जी, 1 सेकंड, और पांडे जी आप भी चुप रहिए, क्योंकि मैं ना रामपाल जी के पास जा पा रही हूँ, ना आप लोगों की बात क्लियर आ पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 सवाल है उसका जवाब अशोक जी आप दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात आ रही है, बार बार आप पुराने पे पहुंच जाते हैं। अभी की बात करिए ना, आप एक रामपाल जी को तो संतुष्ट कर नहीं पा रहे और चिल्लाए जा रहे हैं। मैंने सवाल का जवाब दिया उनको। अरे बस ठीक है, अब मुझे आदिल जी के पास जाने दीजिए। हाँ ठीक है, किसने मजदूरों को बांटा वो छिप रहा है। हमने मजदूर को भी एक क्षेत्र में किया है। किसी से बातचीत की नहीं आपने, संगठन से बात नहीं करी, मजदूर संगठन से आपने बात नहीं करी, और अरे आप मलेशिया दिख रहा है। बस अब ठीक है, मुझे भी चिल्लाना आता है, अब शांत हो जाइए जरा। अब आदिल जी आप बोलिए, उसके बाद रामपाल जी के पास जाऊंगी। देखिए दीपाली जी, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चीखने और चिल्लाने से वो सत्य को और देश के जो असली मुद्दों से ध्यान भटका सकते हैं। ऐसा नहीं होने वाला। अगर इस कानून से किसी को फायदा होगा तो वो केवल अडानी और अंबानी को फायदा होगा। दूसरी बात जो आज भाजपा कर रही है, ये शांता कुमार की कमेटी रिपोर्ट थी 2000। पांडे जी सुनिए, आप मत बोलिए, आप सुनिए, इसी तरह चिल्लाना बंद करिए। सीए पर आपने देश को गुमराह किया। अशोक जी को जरा म्यूट करिए, इनकी बात सुनने दीजिए, उसके बाद हम आएंगे। अशोक जी आप शांत हो जाइए थोड़ी देर, पहले बात सुनिए, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। हाँ बोलिए आदिल जी। दीपाली जी 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट आई थी, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत सरकार को एमएसपी को खत्म करना चाहिए, बिकॉज एफसीआई का कर्जा बहुत बढ़ रहा है। ये एक प्रीकर्सर है, ये एक रास्ता है एमएसपी को और पब्लिक प्रोक्योरमेंट को खत्म करने का। और दूसरा मेरा ये सवाल है दीपाली जी, और आपके और मेरे जैसों के लिए भी ये सवाल है, कल अगर हम जो हमारे पास 2-2, 3-3 एकड़ जमीन है, क्या हम रिलायंस और अडानी के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं सही ढंग से? जियो ने क्या किया? जियो ने पहले मार्केट कैप्चर की, जब मार्केट कैप्चर कर ली तो प्राइसेस बढ़ा दिए। यही एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति देखिए, आज आप बेरोजगारी की स्थिति देखिए, आज आप किसान क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने क्या बोला था? इनसे सवाल पूछिए दीपाली जी। दीपाली जी इनसे सवाल पूछिए, किसान क्रेडिट कार्ड पे इन्होंने क्या बोला था? करना चाहते हैं उनके सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए केकेसी पर, किसान क्रेडिट कार्ड पर इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर क्या बोला था? इनका किसान क्रेडिट कार्ड पर इन्होंने बोला था। आपने सवाल पूछ लिया है, अब उनको जवाब भी तो देने दीजिए कि तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, तुम्हारी जमीन नहीं बचेगी। अरे ठीक है, सुन लीजिए, क्यों चिल्लाई जा रहे हैं, क्यों चिल्लाई जा रहे हैं? सुन ली आपकी बात मैंने, सुनिए अब आप। खेत वाले को भी आज लोन मिल रहा है।
फिर से झूठ बोल रहे हैं। फसल बीमा योजना, अगर दीपाली जी इनका फसल बीमा योजना का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, वो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को मुनाफा पहुंचा है। किसान कार्ड की भी बात करेंगे तब भी प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचा है। और जहां ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, लोएस्ट जो कनक की एमएसपी इन्होंने बढ़ाई है, केवल 2% बढ़ाई है, जो पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट इंक्रीज है परसेंटेज टर्म्स में। अगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे सही हैं तो ये बिल में एक प्रावधान डालें कि जो बाहर मंडियों के बाहर बिकाई होगी, ट्रांजैक्शंस होंगे, वो एमएसपी के नीचे नहीं होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसान जथेबंदियां समझ जाएंगे। ये लाइए, ये इसमें प्रावधान डालिए कि एमएसपी के नीचे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। पांडे जी जब से डिबेट शुरू हुआ है चिल्ला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ऐसे कोई डिबेट नहीं हो सकता। ठीक है पांडे जी, आपने किसान बिल पे क्या अशोक पांडे जी 1 सेकंड, 5 वर्षीय योजना पूछना चाह रहे हैं। मैं आपने जो किया पांडे जी मान लिया, अच्छा किया, क्यों नहीं प्रावधान किया? अशोक जी डिबेट हो ही नहीं सकता। अशोक पांडे जी, आप झूठ के पुलंदे, कभी किसान के बिल के बारे में चिंता नहीं की? इनका बजट उठा के देख लीजिए। आप इतने बड़े, आपकी पार्टी इतनी बड़ी इनका झूठी बजट उठा पार्टी के है, देख लीजिए। भारतीय झूठा किसान के लिए इन्होंने आपने 15 सालों में नौजवानों कुछ को नहीं दिया। भड़कलाया, जो आपने 70 किसान को सालों में खत्म करना गटर चाहते बंद नहीं कर पाए। हैं। आप केवल अडानी अंबानी की पार्टी हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने कभी किसानी की है? कभी नरेंद्र मोदी साहब ने किसानी की है? कभी हल चलाया है? रामपाल जी, हल चलाया है? रामपाल जी आपने सबकी बातें सुनी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, रिकॉर्डर की तरह एक रिकॉर्ड बोलते रहते हैं सुबह से शाम। अब तक आप अपनी अब एक मिनट, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि 70 सालों तक जो गटर का ढक्कन नहीं बंद कर पाए, उनके भरोसे आप लड़ाई बंद लड़िए। ये वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो आपको गुमराह करेंगे, किसान को भी बेच रहे हैं, किसान को भी नहीं चाहते। ये तो मेरा पहला ही सवाल था, ये तो मेरा पहला ही सवाल था उनसे कि आपको कोई गुमराह कर रहा है। उन्होंने जवाब दिया है इसका, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर रहा है। लेकिन ये मोदी जी लेके आए थे, एक एयरपोर्ट मोदी जी लेके आए थे। एक मिनट राहुल जी, एक सेकंड, मैं रामपाल जी से जरा बात कर लूं। रामपाल जी, क्या इसी तरीके से आपकी बात सामने आगे जाएगी? क्या रहेगा अब अगला कदम? क्योंकि ये तो आपको जो बता रहे हैं, जिस तरीके से उनका कहना है कि किसानों का जो भला किया है वो 6 सालों में बहुत अच्छे से हो गया है, और अब ये जो बिल है वो तो बिल्कुल किस्मत बदल देगा। तो आप बताइए जरा कि क्या है हकीकत, क्योंकि ठीक है पहले किया भी होगा, लेकिन अभी स्थितियां जो हैं उसको कैसे अब आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि जो राजनीति हो रही है उससे लग रहा है कि अब आपकी बात सुनी भी जाएगी, इसमें संशोधन हो भी पाएगा। दीपाली जी, 2 बात मैं कहना चाहूंगा। पहली, 2014 के बाद जो बाहर से आयात हुआ दालों का, दलहन का, उसके कारण से सारे दलहन क्षेत्र में और तिलहन क्षेत्र में भाव गिरे, किसान घाटे में गया, किसान की जितनी इनकम थी वो आधी रह गई। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, ये किस ढंग से काम करते हैं उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक इन्होंने योजना बनाई, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। नाम ऐसा दिया कि किसानों को लगे कि हमारे हित की बात हो रही है, हमारे आय के संरक्षण की बात हो रही है। और किया क्या? दलहन और तिलहन की 8 फसलों में इन्होंने कह दिया कोई भी एमएसपी पे खरीद कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा नहीं होगी, तो 75% उपज को इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर धकेल दिया, और फिर भी कह रहे हैं ये किसानों की आय का संरक्षण कर रहे हैं। यदि इसी ढंग से इनको आय का संरक्षण करना है, किसानों को धक्का देकर ही, अभी भी यही कर रहे हैं। और हम तो छोटी सी बात कर रहे हैं कि भाई आप इन सबको छोड़ो, आप 3 अध्यादेश ले आए, 4था कानून और बना दो ना हमारे लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद की गारंटी का कानून। न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में कोई भी बेचेगा वो दंडनीय अपराध होगा, चाहे मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, ये बना दो। और मैं ये पूरा 46 पेज का डॉक्यूमेंट माननीय कृषि मंत्री जी को सौंप कर आऊं। और तीसरी मैं कहना चाहूंगा, 8 अगस्त 2014 को इसी हमारे किसानों के बिल के आधार पर लोकसभा ने एक निजी विधेयक स्वीकार किया 8 अगस्त 2014 को, उसको 6 साल हो गए। यदि सरकार किसान हितैषी होती तो उसके आधार पर कानून बना देते हैं, तो आज प्राकृतिक आपदाओं से खराब होने वाली फसल के कारण किसी किसान को टंकी पर चढ़कर कूदकर अपने प्राण नहीं देने पड़ते, किसी किसान को अपना मक्का
860 रुपए कीमत होती है, अभी 600 में नहीं बेचना पड़ता। मूंग हमको 27 रुपए 1 क्विंटल में घाटा उठाकर नहीं बेचना पड़ता। बिल्कुल इस घाटे में जा रहे हैं, 45 रुपए सबसे घाटे में सबसे हमारा बिल्कुल जो सबको अन्य देता है वही सबसे घाटे में है। यहाँ पर भारत में इकलौता ऐसा जो है काम जो सबसे घाटे में जा रहा है और वही सबको भरपाई करता है, उसके बावजूद इस पर चिंता नहीं हो रही है और बात नहीं सुनी जा रही है। आगे भी चर्चा करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। के बाद स्वागत है आपका। कपिश जी का रुख करती हूँ। कपिश जी, जिस तरीके से अभी आंदोलन हो रहे हैं और जिस तरीके से आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, यही अगर शुरुआत से उतर रहे होते तो शायद चीजें बदल सकती थी। और क्या आप इन आंदोलनों से, किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल यानी आपकी पार्टी, कांग्रेस, सब जो उतर कर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा, कोई संशोधन हो पाएगा? दीपाली जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम अपना पक्ष पूरी तरीके से रखना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको इस डिबेट के प्रारंभ में ही इस बात को कहा था कि मोदी सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी। अगर मंशा अच्छी होती तो ऐसा क्या हो गया था कि अध्यादेश इन्होंने कोरोना काल के बीच में लाया, जबकि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा था। तो हम लोग इसलिए विरोध नहीं कर पाए। ये आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरी चीज मैं अब आपको कह दूं कि देखिए, विरोधी दल, हम लोग जो इनके विरोधी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के, हम लोग एकजुट क्यों हैं? इसलिए हैं कि जब ये विधेयक लेकर के आए हैं और हम लोगों ने इस पर मत विभाजन मांगा तो ये मत विभाजन नहीं किए। इन्होंने किसान की कमेटियों से कोई बातचीत नहीं की, इन्होंने किसी राज्य से बातचीत नहीं की, हम लोगों को इन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की और एक ऐसा कानून ले आए। हम एक बात सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप एमएसपी का निर्धारण एक घोषित कर दें और ये कर दें कि इससे नीचे से की कोई भी आदमी खरीद करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये कर दें कि भंडारण तो अब आप अपना हाथ सरकार झाड़ना चाहती है, जबकि भंडारण कराने और भंडारण बनवाने का काम सरकार को करना चाहिए। तो अपने प्रबंधन का कार्य ये जानबूझ करके निजी हाथों को सौंपना चाहती है कि वो जितना चाहेगा उतना दोहन करेगा, ताकि किसान अपनी कमाई जो आलू प्याज और अन्य खेती है वो उसमें अगर ले जाके रखता है और 2-4 महीने बीतने का अच्छे पैसे का इंतजार करता है तो उस पे वो इतना पैसा लाद देंगे कि वो अपना माल ले ही नहीं जा पड़ेगा, अंत में वही अपना बेचेंगे। तो ये साजिश चल रही है और किस तरीके से ये साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहते हैं व्यापारियों का, ताकि धीरे धीरे किसानों की जो खेती है उस पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून इतना सख्त हो चुका है कि ये अपने उद्योगपतियों को दे नहीं पा रहे हैं जमीन। तो ये साजिश रची गई है, यही स्पष्ट बात है। ऐसे में जल्दी से आप जवाब ले लेती हूँ। अशोक पांडे जी, इनका तो जवाब दीजिएगा आप, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री ने कहा है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर किसानों को समझाएं, उनको इस कानून के बारे में बताएं। अगर सब राजनीति कर रहे हैं, किसान भी नहीं समझ रहे हैं, तो आप इस चैनल पर बताइए बहुत आसान शब्दों में कैसे आप समझाएंगे किसानों को। देखिए, किसानों के पास हमारा कार्यकर्ता जा रहा है, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से, और हमारा कार्यकर्ता हमेशा घर घर जाकर के जन जन के पास जाता है। मैं इस सवाल, और आज भी जा रहा है, किसानों को समझाया जा रहा है। किसान इसके विरोध में नहीं है, इसके विरोध में बिचौलिए हैं। मुझे ये कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं आप? किसान को कैसे समझा पा रहे हैं कि यहाँ पर एमएसपी क्यों नहीं घोषित की गई, क्यों इसके लिए कानून नहीं बनाया जा रहा है, राज्य की मंडियां खत्म हो जाएंगी, वो क्यों इससे आशंकित है, सीमित भंडारण की जो बात की जा रही है, इस तीन चीजों का कैसे समझा रहे हैं? वही बता रहे हैं हम वो बता रहे हैं दीपाली जी कि मंडी समाप्त नहीं हो रही है, मंडी भी रहेगी
और मंडी रहते हुए मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो संसद में बहस होनी चाहिए थी, ये संसद में वॉकआउट कर रहे थे और मोदी धड़ाधड़ बिल ला रहे थे। इन्होंने संसद में आकर के सवाल नहीं खड़ा किया, इन्होंने नाटक कर रहा था। ये नाटक कर रहे हैं क्योंकि इनको नाटक दिखाना था, इनको नाटक कर रहा है, नाटक दिखा रहा है। इनको काम नहीं चाहिए, इन्हें जनता के बीच में नहीं जाना है, इनको ट्वीट कर रहा है और इनको नाटक कर रहा है, सड़क जाम कर रहा है। अगर पार्लियामेंट में ये बात उठाते तो उस पर बहस होती, डिस्कशन होता। अशोक जी चलिए छोड़ दीजिए विपक्ष को, किसान जो उठा रहे हैं उनकी आवाज कुछ नहीं है क्या? सवाल नहीं उठाया, किसान तो एक छोटी सी मांग कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग कर रहे हैं। आपकी मंशा बिल्कुल साफ है, अगर आपकी मंशा साफ है, सवाल नहीं उठाया, नहीं उनको छोड़ दीजिए। मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए, आप विपक्ष को छोड़िए। अरे ठीक है छोड़ दीजिए विपक्ष को। अरे अशोक पांडे जी विपक्ष को छोड़ दीजिए, जो उन्होंने कहा नहीं आप छोड़िए। किसान की तो बात मानिए, किसान की बात मानेंगे। एक सिंपल सी चीज वो बोल रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, उसे कानून में ले आइए। वो जो डर रहे हैं उनका डर दूर कर दीजिए। जो चीज बोलने से नहीं होता ना, अभी कोई किसान नहीं डर रहा, किसान की फसल तो दीपाली सड़क पे कौन उतर रहा है? दीपाली जी मैं किसान हूँ, मेरे अरे आप किसान हैं लेकिन बाकी किसान को क्यों नहीं? खाद के रूप में ये आड़तिये पहले ही, अरे बात तो समझिए मेरी, एक मुझे बोलने तो दीजिए। बोलने नहीं देंगे तो मैं फिर बोलूंगा क्या? फिर आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। जब मैं बता रहा हूँ कि फसल का पहले से ही ये भंडारण कर लेते थे, ये जितने बिचौलिए थे ये किसानों को पहले ही पैसा दे देते थे। मैं किसान हूँ, मैं जानता हूँ कि ये पहले ही पैसा दे देते थे और फसल हमारी पहले ही खरीद लेते थे, एमएसपी आने से पहले ही खरीद लेते थे। मतलब वो जो किसान हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और जो विरोध जता रहे हैं वो सब किसानों के दलाल हैं, दलाल है, दलाल रो रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। चलिए अशोक जी मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन सवाल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन सही जवाब नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष तो साथ दे रहा है क्योंकि विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन जो किसान सड़कों पर उतर रहा है उसे नहीं समझा पा रही है बीजेपी। ये बिल्कुल साफ है, इसलिए किसान लगातार अपनी बातों को कहने के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आगे भी हो सकता है यही किसान जवाब भी दे दे अगर इनको नहीं समझा पाई सरकार। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने तो किसानों के हित में काम किया है, किसानों के हित में कानून लेकर आए हैं, लेकिन किसान क्यों नहीं समझ पा रहे और क्यों नहीं समझा पा रही सरकार, एक बहुत बड़ा अभी प्रश्न लगातार बना हुआ है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।